नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में ऐतिहासिक है। भारत की आगामी 2027 की जनगणना। देखिए, ये सिर्फ घर घर जाकर आंकड़े जुटाने वाला काम नहीं है, बल्कि एक ऐसा मोमेंट है जहां हमारी हिस्ट्री मॉडर्न टेक्नोलॉजी से हाथ मिला रही है। इस एक्सप्लेनर में हम इस पूरे मेगा प्रोजेक्ट के फैक्ट्स, लीगल ढांचे और उन बड़े बदलावों को डिकोड करेंगे जो बिल्कुल ऑफिशियल सोर्सेज पर बेस्ड हैं। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव काम को अच्छे से समझने के लिए हमारा आज का रोड मैप कुछ इस तरह होगा। पहला, 2027 डिजिटल जनगणना के माइलस्टोन्स। दूसरा, इसकी ऐतिहासिक जड़ें और प्रणेता। तीसरा, इसके पीछे का संवैधानिक कानूनी ढांचा। चौथा, बजट और प्रशासनिक तंत्र। पांचवा, इसके चरण और आधिकारिक समय सीमा। और आखिर में जन भागीदारी के प्रतीक। हम बस इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे ताकि कोई भी क्रिटिकल डिटेल मिस ना हो। तो चलिए सीधे अपने पहले सेक्शन पर आते हैं। 2027 डिजिटल जनगणना के मील के पत्थर, जो सच में एक मॉडर्न छलांग है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर 2027 की जनगणना में ऐसा क्या खास है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये भारत की कुल 16वीं और आज़ादी के बाद की 8वीं जनगणना होने जा रही है। लेकिन जो चीज़ इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है, वो ये है कि ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होने वाली है। बिल्कुल सही सुना आपने। डेटा कलेक्शन के लिए एक डेडिकेटेड मोबाइल ऐप और censusindia.gov.in पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा। कागजों के ढेरों से डिजिटल की तरफ ये शिफ्ट लिटरली बहुत बड़ा कदम है। और एक और बड़ी बात, 1931 के बाद पहली बार SC और ST कैटेगरी को छोड़कर बाकी जातियों का जाति आधारित डेटा भी कलेक्ट किया जाएगा। इसी डिजिटल शिफ्ट का एक सबसे शानदार फीचर है स्वगणना, यानी सेल्फ एन्यूमरेशन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब परिवार की डिटेल्स देने के लिए किसी अधिकारी के घर आने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नागरिक खुद इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट पोर्टल पर जाकर अपना डेटा एंटर कर सकेंगे। ये सुविधा लोगों को एम्पावर करती है और डेटा कलेक्शन की पूरी प्रोसेस को पूरी तरह से बदल कर रख देती है। अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सेक्शन की तरफ, ऐतिहासिक जड़ें और प्रणेता, यानी इस पूरे सिस्टम की नींव कैसे पड़ी। आज हम जिस डिजिटल दौर में हैं, उसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना जरूरी है। ये सब शुरू हुआ था 1872 में, जब लॉर्ड मेयो के अंडर भारत की पहली जनगणना हुई थी। फिर 1881 में लॉर्ड रिपिन के टाइम पर पहली रेगुलर, या जिसे हम साइंटिफिक जनगणना कहते हैं, उसकी शुरुआत हुई। और हाँ, 1921 के उस ऐतिहासिक साल को हम बिल्कुल नहीं भूल सकते, जिसे डेमोग्राफी में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। और जब हम इस इतिहास की बात कर रहे हैं, तो एक नाम जो हमेशा याद रखना चाहिए, वो है हेनरी वॉल्टर। इन्हें भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है। इन्होंने जो फाउंडेशन तैयार की थी, उसी पर आज का ये विशाल और अब डिजिटल रूप ले चुका डेमोग्राफिक एक्सरसाइज खड़ा है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, संवैधानिक कानूनी ढांचा। आखिर इन आंकड़ों के पीछे हमारा कानून क्या कहता है। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है, वो सच में बहुत दिलचस्प है। ये जनगणना कोई मामूली सर्वे नहीं है। इसे सीधे हमारे संविधान से लीगल पावर मिलती है। आर्टिकल 246 जनगणना को एक यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची का सब्जेक्ट बनाता है, जिसका मतलब है कि इसे कंडक्ट करना पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधिकार में है। और इसके साथ ही आता है आर्टिकल 82, जो ये मैंडेट करता है कि हर जनगणना के पूरा होने के बाद राजनीतिक सीटों का रीएडजस्टमेंट, यानी पुनर्समायोजन किया जाए। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सीधा असर देश के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन पर पड़ता है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, बजट और प्रशासनिक तंत्र। इतने बड़े काम को चलाने के लिए मशीनरी कैसी है। 11,782 करोड़ रुपए। जी हाँ, इस पूरे ऑपरेशन के लिए इतना बड़ा एस्टिमेटेड बजट अप्रूव किया गया है। इस नंबर को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के कोने-कोने में हर एक घर तक पहुंचने के लिए कितने बड़े लेवल पर फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक कमिटमेंट की जरूरत होती है। ये सच में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है। और इस विशाल बजट को मैनेज करने वाले एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्ट्स भी कम इंप्रेसिव नहीं हैं। हमारी डाइवर्सिटी को देखते हुए ये पूरी प्रोसेस 16 अलग-अलग भाषाओं में कंडक्ट की जाएगी। इसे गृह मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मैनेज करता है और ये सब जनगणना अधिनियम 1948 के रूल्स के तहत होता है।
और इस पूरी मशीनरी को लीड कर रहे हैं वर्तमान महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त श्री मृत्युंजय कुमार नारायण। आइए अब सेक्शन 5 पर चलते हैं, चरण और आधिकारिक समय सीमा। ग्राउंड लेवल पर ये एग्जीक्यूट कैसे होगा? इस प्रोसेस को अगर हम साइड बाय साइड रखकर देखें तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। इसे 2 फेजेस में बांटा गया है। पहला फेज है मकान सूचीकरण और आवास जनगणना, जो 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक चलेगा, और इसके पूरा होने के बाद शुरू होगा फेज 2 यानी एक्चुअल पॉपुलेशन एन्यूमरेशन या जनसंख्या की गिनती, जो 1 फरवरी 2027 से शुरू होगी। पहले घर फिर लोग, बहुत ही सिस्टमैटिक अप्रोच है। अब इस डेटा कलेक्शन के लिए कुछ एग्जैक्ट रेफरेंस डेट्स फिक्स की गई हैं। जनरल या सामान्य इलाकों के लिए ये डेट 1 मार्च 2027 की मिडनाइट है। लेकिन जरा सोचिए उन इलाकों के बारे में जो बर्फ से ढके रहते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख। वहां मार्च में पहुंचना कितना मुश्किल हो सकता है। इसलिए उन खास स्नो बाउंड रीजन्स के लिए एक अलग लॉजिस्टिक प्लान है और उनकी रेफरेंस डेट 1 अक्टूबर 2026 रखी गई है। फाइनली हम आते हैं अपने छठे और आखिरी सेक्शन पर, जन भागीदारी के प्रतीक, यानी इस पूरी प्रोसेस से देश को कैसे जोड़ा जा रहा है। इस महाअभियान में पब्लिक को एनकरेज करने के लिए कुछ बहुत ही शानदार सिंबल्स बनाए गए हैं। मशहूर सैंड आर्टिस्ट और पद्मश्री अवॉर्डी सुदर्शन पटनायक जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और हाँ, इसके ऑफिशियल मैस्कॉट्स भी हैं। फीमेल मैस्कॉट का नाम है प्रगति और मेल मैस्कॉट का नाम है विकास। ये नाम एकदम परफेक्ट हैं क्योंकि ये इस पूरी मेहनत के असली मकसद को बहुत खूबसूरती से दर्शाते हैं। और इसी से जुड़ा है इस पूरी जनगणना का ऑफिशियल मोटो, जन भागीदारी से जन कल्याण। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि सरकार चाहे कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी ले आए या कितना भी बड़ा बजट लगा दे, बिना हम सबके आगे आए और पार्टिसिपेट किए पब्लिक वेलफेयर की नीतियां कभी भी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकती। तो इस पूरे एक्सप्लेनेर के बाद एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सामने आता है। अब जब हमारे सामने पहली पूरी तरह से डिजिटल, सेल्फ एन्यूमरेशन वाली और लगभग 1 सदी बाद जाति आधारित डेटा कलेक्ट करने वाली जनगणना खड़ी है, तो जरा सोचिए इस अभूतपूर्वक लेवल का डेटा कलेक्शन भारत की फ्यूचर पॉलिसीज को कैसे रीशेप करेगा। इस जीरो डेटा लॉस अप्रोच का हमारे देश की दिशा पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है ना। खैर, इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।